न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। चलिए आज मैं पेश करती हूँ आज की कुछ झलकियाँ। पूर्व पार्षद पर तृणमूल वार्ड अध्यक्ष की पिटाई का आरोप, तनाव व्यापक। देहरादून उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए पिस्टल जूरी के रूप में नामित बस बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। सूटकेस में मिली महिला की लाश। दिल्ली में लिव इन लव स्टोरी का खौफनाक अंत। अंडरगारमेंट में छिपाकर की जा रही थी सोने की तस्करी, भारी मात्रा में सोना बरामद। DRI सिलीगुड़ी यूएनटी ने सोने की तस्करी के एक अनोखे मामले का भंडाफोड़ किया है। DRI ने 696 ग्राम सोने के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम मतलियार मलिया 50 है। वह कूचबिहार का रहने वाला है। DRI सिलीगुड़ी इकाई को सूचना मिली थी कि भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते कूचबिहार से सिलीगुड़ी तक सोने की तस्करी की जा रही है। इस आधार पर टीम ने मैनागुरल के हुसलुडांगा टोल प्लाजा के पास छापेमारी की और यात्री बस से मतलियार मलियान को पकड़ा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंडरगारमेंट्स से 6 सोने के सिक्के बरामद हुए। इसका वजन 696 ग्राम और कीमत 56 लाख से अधिक है। पीड़ित के पिता का कहना है, जरूरत पड़ी तो न्याय के लिए प्रदर्शन करेंगे। बंगाल सरकार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सिर्फ बयान देते हैं कि उन्हें हमसे सहानुभूति है। मैं कुणाल घोष से कहना चाहता हूं कि सियालदह कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पढ़ें। सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए पीड़िता के पिता ने कहा कि सीबीआई को वह नहीं करना चाहिए था जो उसने किया है। जिस तरह से भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने मामले की जांच की है, हमने ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। देखते हैं कोर्ट का रुख क्या रहता है। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने इस फैसले पर असंतोष जताया है। गौरतलब है कि पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर जांच की थी। इसके बाद सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों और पहलों पर प्रकाश डाला गया। रेलवे के आसनसोल डिवीजन द्वारा 26.012025 रविवार को डिविजनल रेलवे स्टेडियम लोको ग्राउंड आसनसोल में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आसनसोल के डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री चेतनानंद सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आरपीएफ की टुकड़ी, पूर्वी रेलवे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, आसनसोल जिले के स्वयंसेवकों और सेंट जॉन एम्बुलेंस के सदस्यों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में देशभक्ति और राष्ट्रीय और रेलवे की प्रगति के प्रति समर्पण का जीवंत प्रदर्शन किया गया। अपने संबोधन में श्री सिंह ने मंडल की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आसनसोल मंडल ने दिसंबर 2024 तक इतिहास में अपनी सर्वाधिक लदान हासिल की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% वृद्धि दर्ज की गई। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने मंडल को भारतीय रेलवे के 20 सर्वाधिक लदान वाले मंडलों में 7वें स्थान पर रखा। चूंकि लदान और कमाई साथ साथ चलती है, इसलिए मंडल ने कमाई में भी 18.61% की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की, जो दिसंबर 2024 तक लगभग 3,455 करोड़ तक पहुंच गई। श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि लदान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक मालगाड़ियां चलाने की आवश्यकता है,
वहीं मंडल ने प्रतिदिन 130 माली एक्सप्रेस ट्रेनों का समय पर संचालन भी सुनिश्चित किया है। परिणामस्वरूप यात्री ट्रेनों की समयपालनता 50% से बढ़कर सराहनीय 80% हो गई। समय पर कार्यस्थलों और घरों पर पहुंचें। लोको प्लाटों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए श्री सिंह ने लंबे समय तक ड्यूटी के बारे में शिकायतों को दूर करने के प्रयासों पर जोर दिया। 13 और 14 घंटे से अधिक के क्रू यूटिलाइजेशन घंटों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और 12 घंटे की ड्यूटी के लिए शून्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिवीजन भर में रनिंग रूम और टॉयलेट के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त मधुपुर, देवघर, दुमका, सीतारामपुर और पानागढ़ में नए बुकिंग ग्लोबल और रनिंग रूम के निर्माण के लिए 40 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। सभी नवनिर्मित रनिंग रूम में 3 स्टार इलके सुविधाएं होंगी, जो कर्मचारियों के लिए बेहतर आराम सुनिश्चित करेगी। डीआरएम ने अंडाल में आरओएच शॉप के अनुकरणीय प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, जिसने दिसंबर 2024 में 814 वैगनों का रिकॉर्ड आउट टन हासिल किया, जिससे आसनसोल डिवीजन आरओएच प्रदर्शन के लिए भारतीय रेलों में 5वें स्थान पर आ गया। इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक ने टीम के लिए 75,000 रुपए का नकद पुरस्कार स्वीकृत किया। इसी तरह डिवीजन ने पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर 2024 में सीसी रेक जांच में उल्लेखनीय 70% की वृद्धि देखी। यार्ड सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए 25 यार्डों में उचित रास्ते बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और काम 3 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। रोशनी बढ़ाने के लिए प्रमुख यार्डों में 17 हाई मास्ट लाइटें पहले ही लगाई जा चुकी हैं और 21 अतिरिक्त लाइटें जल्द ही लगाई जाएंगी। विभिन्न स्टेशनों पर 2200 पंखे लगाने के साथ यात्री सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया है। मार्च 2025 तक 2000 और पंखे लगा दिए जाएंगे। 500 से अधिक नई लाइटें लगाई गई हैं और आने वाले महीनों में इतनी ही संख्या में लाइटें जोड़ी जाएंगी। श्री सिंह ने कर्मचारियों के कल्याण के महत्व पर जोर दिया और 30 नए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की घोषणा की, जिनकी उम्मीद है चालू वित्त वर्ष में पूरा किया जाना है। वर्ष में कुल 2,962 पदोन्नतियां चयन, योग्यता और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से अंतिम रूप दी गई हैं। कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने और उनके घर के दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पूरे डिवीजन में समग्र और चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए हैं। अगस्त और दिसंबर 2024 के बीच 86 स्वास्थ्य जांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनसे लगभग 12,000 कर्मचारी, पेंशनभोगी और लाभार्थी लाभान्वित हुए। इसके अलावा डिवीजनल अस्पताल में महत्वपूर्ण उन्नयन होगा, जिसमें आईसीयू बेड 5 से बढ़कर 10 हो जाएंगे और एक मॉड्यूलर ओटी की स्थापना होगी। अस्पताल के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़ की लागत वाली 2 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अपने भाषण के दौरान श्री सिंह ने कर्मचारियों के साथ व्यवहार में सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गलतियों के लिए कर्मचारियों को दंडित करने के बजाय उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए अल्फा बहुविषयक विभागीय प्रशिक्षण मधुपुर में केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए 50 लाख रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। परियोजना, जिसमें अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यालय द्वारा प्रदान की गई सुविधा, इसमें एक छात्रावास, स्मार्ट कक्षाएं और शामिल होंगे। समूह घर कर्मचारियों के लिए एक कैंटीन, अनुकूल सीखने का माहौल,
समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संभागीय सांस्कृतिक संघ के कलाकारों और विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर समारोह को उत्सव में बना दिया। समारोह में आरपीएफ डॉग स्क्वायर द्वारा मनमोहक प्रदर्शन भी किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में श्री प्रवीण कुमार प्रेम, एडीआरएम, आसनसोल, श्रीमती अंजलि सिंह, अध्यक्ष ERWWO, आसनसोल, ERWWO, आसनसोल के अन्य सदस्य, शाखा अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार उपस्थित थे। बाद में श्री सिंह ने ध्वजारोहण किया। पूर्वी क्षेत्र के स्काउट स्टैंड पर निकला नल ध्वज। रेलवे भारत स्काउट्स एवं गुल्डिस, आसनसोल जिला ट्रैफिक कॉलोनी में उपस्थिति में श्रीमती अंजलि सिंह एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में समारोह का समापन उत्कृष्टता के प्रति नई प्रतिबद्धता और नॉट टोन 155 PM की सेवा के प्रति समर्पण के साथ हुआ। IQCT इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज दुर्गापुर वार्षिक खेल प्रतियोगिता 2025। IQCT इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज दुर्गापुर का वार्षिक खेलकूद मीट 2025 सोमवार को शुरू हुआ। IQCT ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद मीट का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि पावरलिफ्टर एथलीट सीमा दत्ता चटर्जी के साथ प्रो. डॉक्टर बी. कलमला, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, दुर्गापुर, डॉक्टर सब्यसाची घोष, डीन अकादमिक और HOD ENT IQCT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर, सुश्री सरिता मोहंती CHRO IQCT फाउंडेशन उपस्थित थीं। स्पोर्ट्स मीट में 20 विभिन्न आउटडोर और इंडोर इवेंट में 550 से अधिक नर्सिंग छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सीमा दत्ता चटर्जी ने अपने भाषण में हर पेशे में आवश्यक खेल और शारीरिक फिटनेस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यस्थल पर शारीरिक रूप से कठिन कार्य। पूर्व पार्षद पर तृणमूल वार्ड अध्यक्ष की पिटाई का आरोप, तनाव व्यापक। एक बार फिर सामने आई है। एक पूर्व तृणमूल पार्षद पर तृणमूल वार्ड अध्यक्ष की पिटाई करने का आरोप लगा है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पता चला है कि रविवार को तृणमूल वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद जमीर कुरैशी के घर के सामने कुछ खाना पकाने के बर्तन रखे गए थे। इन्हें आसनसोल नगर निगम के 65 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद के आदेश पर रखा गया था। आरोप है कि जब तृणमूल वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद जमीर कुरैशी ने इसका विरोध किया तो पूर्व तृणमूल पार्षद अख्तर हुसैन के समर्थक ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना से इलाके में तनाव पैदा हो गया। खबर मिलते ही कुल्टी थाने से भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना में पुलिस ने पूर्व तृणमूल पार्षद अख्तर हुसैन को हिरासत में लिया है। देहरादून उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए पिस्टल जूरी के रूप में नामित के लिए गर्व की बात है कि वीके धल, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राइफल एसोसिएशन और उपाध्यक्ष, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उपाध्यक्ष, बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए पिस्टल जूरी के रूप में नामित किया गया है, जो 28 जनवरी से 5 फरवरी 25 तक देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। एसआर धल ने पहले भी कई राष्ट्रीय खेलों और विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप सहित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में जूरी के रूप में काम किया है और प्रतियोगिता निदेशक भी रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून में उद्घाटन समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में उत्तराखंड के कई शहरों में 38 बहु खेल विधाओं में 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच भाग लेंगे।
आसनसोल राइफल क्लब के सभी सदस्यों के लिए ये गर्व की बात है कि वीके धल भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसे देश का ओलंपिक भी कहा जाता है। मिलावटी घी के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, 3 घी व्यापारी गिरफ्तार। मिलावटी घी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 2500 किलो मिलावटी घी और घी बनाने के उपकरण जब्त किए। मिलावटी घी बेचने के आरोप में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में अरबिंदो घोष, विश्वनाथ घोष और गणेश घोष शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बीती रात एक विशेष टीम का गठन किया और शांतिपुर थाना अंतर्गत फुलिया के बुलचा घोषपाड़ा इलाके में फुलिया के बुएचा घोषपाड़ा इलाके में 3 घी व्यापारियों के घरों में छापेमारी की। पुलिस ने कहा कि जिस तरह से बाजार समेत विभिन्न जगहों पर मिलावटी घी फैल रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाने के बाद भी व्यापारी जागरूक नहीं हो रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में व्यापारी सावधान नहीं हुए तो यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बस बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम धनंजय भंडारी है। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के पांडवेश्वर क्षेत्र के चौराहे पर हुई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना खराब सड़कों के कारण हुई। पांडवेश्वर क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 से सटे पेट्रोल पंप के पास बस और बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर में धनंजय भंडारी नामक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पांडवेश्वर बाजार क्षेत्र के निवासियों का धनजोड़ बाबर क्षेत्र में सैलून है। वह सैलून से काम छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे। पेट्रोल पंप के पास आसनसोल सीवर जा रही एक बड़ी बस से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। धनंजय बाबर की मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। आदिवासियों ने विरोध किया। कल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार जामुला थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आदिवासी समुदाय के लोग मिलन समिति मैदान में एकत्र हुए। यहां से रैली निकाली गई और जामुला बाजार होते हुए जामुला पुलिस स्टेशन पहुंची। थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया आदिवासियों की जमीन और धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए संविधान में बनाए गए कानूनों को लागू करने की मांग की। लुखु बेसरा ने बताया कि आज कुछ मांगों के समर्थन में जामुला थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि बोरिंगडांगा में आदिवासी समुदाय के पूजा स्थल पर भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के किसानों की जमीन पर भी भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी लोगों को उस जमीन से नहीं हटाया जाना चाहिए जिस पर वे सदियों से रह रहे हैं। इस अवसर पर मानिक हैरम, बबलू हास्टर, लखू बेसरा, तपन मद्दी, मंगल किस्कू समेत आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद थे। सूटकेस में मिली महिला की लाश। दिल्ली में लिव इन लव स्टोरी का खौफनाक अंत। की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए जला दिया गया। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर में हुई इस खौफनाक हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक लड़की का चचेरा भाई अमित तिवारी निकला। पुलिस ने अमित तिवारी और उसके दोस्त अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी ने बताया कि मृतक लड़की 22 वर्षीय शिल्पा पांडे अपने चचेरे भाई अमित तिवारी के साथ 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। शिल्पा अमित पर शादी का दबाव बना रही थी। वहीं अमित 1 साल से शिल्पा से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। 26 जनवरी को हाई अलर्ट के दौरान हत्या के बाद शव को जला दिया गया था।
अमित शव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ठिकाने लगाना चाहता था। वह अनुज के साथ हुंडई वर्ना कार में रेकी करने निकला और 2 जगहों पर चेकिंग हुई। इसलिए उसने शव को आसपास ही ठिकाने लगाने की योजना बनाई। शव को सूटकेस में भरकर गाजीपुर में सुनसान जगह पर फेंक दिया और 26 जनवरी की रात करीब 1:45 बजे आग लगा दी। इसके बाद वह अनुज को छोड़कर ग्रेटर नोएडा चला गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने उसे वहीं से गिरफ्तार किया। हमें हत्या की सूचना सुबह 4:10 बजे मिली। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, शव को जला दिया गया था। गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज की सुर्खियां मैं यही खत्म कर रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए कल नई सुर्खियां प्रस्तुत करूंगी। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030175931908857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.